Okay, so today we are going to start with next chapter. ये चैप्टर है, इसके दो पार्ट्स हैं, एटॉमिक फिजिक्स एंड देन न्यूक्लियर फिजिक्स. तो पहले हम लोग एटॉमिक फिजिक्स इसका थ्योरी देखेंगे एंड देन विल मूव टुवर्ड्स न्यूक्लियर फिजिक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो वैसे ऐसा ऐसा क्यों, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं. एटम, उसके अंदर न्यूक्लियस. तो पहले हम एटम की बात करेंगे, फिर न्यूक्लियस की बात करेंगे. वैसे नॉर्मली बॉटम टू टॉप जाना चाहिए, पहले न्यूक्लियस से रिलेटेड जो फिजिक्स है वो देखना चाहिए, फिर आना चाहिए एटम पे. लेकिन दिस इज हाउ साइंस हैज प्रोग्रेस्ड. हमको पहले पता ही नहीं था कि न्यूक्लियस क्या है. ओके, सो वी जस्ट न्यू दैट, आई मीन थिंक ऑफ अ सिचुएशन आज से 200-300 साल पहले, whatever timeline it was, so I don't really remember year, जब हमको पता नहीं था that what is the basic building block of a substance. तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मतलब अगर मैं एक सब्सटेंस लेता हूँ, उसको छोटा छोटा करते जाता हूँ, मैं उसको पहले पीसेस करूंगा, फिर उसको पाउडर बनाऊंगा, वट एवर आई कैन डू. तो सबसे छोटा जो एलिमेंट होगा, जो इनडिविजिबल होगा, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, उसको बोलते हैं एटम. बोलते थे, मतलब एटम का मतलब ही ये है कि द स्मॉलेस्ट एलिमेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सब्सटेंस. तो ये एटम क्या होता है, इसको समझाने के लिए अलग अलग थ्योरीज पुट फॉरवर्ड हुई, जिसमें से सबसे पहला था डेल्टन्स का मॉडल. सो इट स्टार्टेड ऑफ विद डेल्टन्स मॉडल ऑफ एन एटम, जॉन डेल्टन. सो डेल्टन्स मॉडल ऑफ एन एटम, डेल्टन ने बोला कि एक सब्सटेंस का सबसे छोटा एलिमेंट, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल हार्ड इनडिविजिबल पार्टिकल, जिसको हम एटम बोलते हैं. तो एटम का लिटरल मीनिंग ही ये था दैट इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. तो जो सब्सटेंस है वो किससे बना, फिर वो छोटे छोटे एटम से बना, राइट. तो डेल्टन स्टार्टेड ऑफ दिस डिबेट कि एटम मतलब सब्सटेंस किससे बना है बेसिकली. तो ही सेड ओके, अगर मैं एक सब्सटेंस को डिवाइड करते गया तो जो आखिरी में एक पार्टिकल बचेगा जिसको मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, उसको हम बोलेंगे एटम. He did not make any comment on negative and positive charges. उसने बोला एटम है, न्यूट्रल है, बात खत्म. ओके, देन जे थॉमसन, he was doing some experiment. और आपको पता होगा कि most of the discoveries फिजिक्स में, most of the discoveries ये accidentally ही हुए. ओके, so accidentally when he was doing some experiment, what he noticed कि एक सब्सटेंस में से कुछ चार्ज पार्टिकल इमिट हो रहे हैं. अभी चार्ज पार्टिकल है, कैसे पता लगेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट हो गए. इजी है, हमारे पास एक नेगेटिव प्लेट है, हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है. अगर यहाँ से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट होंगे, राइट. सो ही नोटिस्ड दैट some substance is emitting some kind of particles which are deviating from the given path, okay, when kept in field. So J.J. Thomson came up with another model of atom. उसने बोला ऐसा नहीं है कि एटम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता. अगर ऐसा होता तो फिर ये नेगेटिव पार्टिकल्स क्यों इमिट हो रहे हैं यहाँ से. तो ही पुट फॉरवर्ड हिज ओन मॉडल ऑफ एटम which consist of पॉजिटिव चार्ज. तो उसने बोला कि एटम जो है वो फर्दर डिवाइड हो सकता है, तो एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे, उसमें ही एक्सप्लेन, ही सेड हमारे पास एक स्फीयर है जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है. इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो इसको बोला था प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग मॉडल. जो जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल. अगर आपने हाइड एंड सीक बिस्किट खाया होगा, ओके, या फिर आप
आपने ऐसा कुछ, जैसे टोस्ट होता है, टोस्ट में वो एम्बेडेड चेरी के पीसेस होते हैं, इट इज समथिंग लाइक दैट. सो पॉजिटिव चार्ज इज प्लम, मतलब बेस है, ओके. और इलेक्ट्रॉन्स आर पुडिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट लाइक चेरी पीसेस, ओके. तो देखो, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ इट. जो इम्पोर्टेंट है वही बताना है, क्योंकि लिंक बनानी है हमको. वी वांट टू नो कि एग्जैक्टली थ्योरी कैसे आ गया, क्या फेल्यूर थे, ये मॉडल क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ, ये मॉडल एक्सेप्ट हुआ फिर कुछ साल के बाद रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि दिस क्वेश्चंस में अपीयर इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी क्वेश्चंस इन एग्जाम्स लाइक नीट. तो जे थॉमसन का जो मॉडल था, ही सेड कि मान लो कि वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो आटे के जैसा है, बेस मटेरियल है, राइट, स्पीयर है, बेस है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जस्ट लाइक पुडिंग, लाइक चेरी पीसेस इनसाइड अ केक, ओके, राइट. तो इसको नाम दिया गया था प्लम पुडिंग मॉडल, राइट. तो ऑब्वियसली इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसके कुछ फेल्यूर्स थे. जैसे फेल्यूर वाज इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ये जो मॉडल है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. क्योंकि देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अगर हमको मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से मिलेगा. तो ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है यहाँ पे, ओके. तो इस मॉडल का फेल्यूर था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन बेसिक थिंग्स कि हमको स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है, हाउ व्हाई डू वी सी लाइंस कमिंग आउट फ्रॉम एटम, ये इमिशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. सो दिस बेसिक थिंग्स दिस मॉडल फेल टू एक्सप्लेन, ओके. देन और एक था, because of this failure, that this model could not explain spectrum of hydrogen. तो फिर रुदरफोर्ड 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 ने अपने दो स्टूडेंट्स को काम पे लगा दिया, गीगर मार्सडेन. रुदरफोर्ड ने गीगर और मार्सडेन को एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताया कि मैं आपको बताता हूँ, ऐसा करो, एंड लेट्स लुक एट रिजल्ट्स. तो क्या होता है, लेट्स सी. तो this is quite famous experiment which is called as Geiger-Marsden experiment. Okay, तो देखो थ्योरी कैसे आगे जा रहा है. पहले डेल्टन सेड, ओके, एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. तो एक सब्सटेंस का सबसे छोटा एलिमेंट जो होगा, दैट इज नथिंग बट एटम. देन जे थॉमसन, ही सेड इन एन एक्सपेरिमेंट एक्सीडेंटली ही डिस्कवर्ड कि एक सब्सटेंस से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं. तो ही सेड नहीं, एटम कैन फर्दर बी डिवाइडेड. एटम में पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, बट पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल अमाउंट में है, इसलिए एटम न्यूट्रल होता है. बट देन ऑफ कोर्स जब आप बोलते हो कि पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी, तो क्वेश्चन ये आता है पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, पॉजिटिव चार्ज का कोई शेप है क्या, नेगेटिव चार्ज का शेप है कि नेगेटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट है. तो ही सेड पॉजिटिव चार्ज इज like a pudding, like a plum, sorry. It's a base of spherical base है पॉजिटिव चार्ज, उस पे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, तो वो प्लम पुडिंग मॉडल आया. फिर इसका फेलियर था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन दैट टाइम जो हम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं, सम कलर्स कमिंग आउट फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, सम लाइंस. तो दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन. देन रुदरफोर्ड सेड ओके, लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट. तो उसने गीगर मार्सडेन को, स्टूडेंट्स थे उसके, तो काम पे लगा दिया. he said okay, let's do one thing. हम एक गोल्ड का फॉइल लेते हैं. so they took a gold foil. इस गोल्ड फॉइल पे हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड की. तो यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लगाया. so you have a source of alpha particle and you should know by now कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है. अल्फा पार्टिकल होता है हेलियम का न्यूक्लियस. आपको पता है हेलियम में क्या होता है, हेलियम न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं और ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये होता है हेलियम एटम. हेलियम एटम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होता है. अगर आप हेलियम एटम को उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा दोगे तो क्या बचेगा, न्यूक्लियस, हेलियम न्यूक्लियस, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन. तो जो हेलियम न्यूक्लियस है उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल.
तो यहाँ पे एक सोर्स है जहां से अल्फा पार्टिकल इमिट होंगे, एंड एज यू नो अल्फा पार्टिकल मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, मतलब ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है। तो इफ इफ फ्रॉम दिस सोर्स अगर अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं तो दे विल रिपेल ईच अदर। रिपेल क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होगा, तो रिपेल होगा तो दे विल पुश ईच अदर अवे, राइट। हमको चाहिए हाईली कॉलीमेटेड बीम। व्हाट इज कॉलीमेटेड बीम? हाईली फोकस्ड बीम। हमें अल्फा पार्टिकल एक छोटे से बीम में कॉन्सेंट्रेट करना है, तो उसके लिए कॉलीमेटर की जरूरत होती है, मतलब जो फोकस करेगा बेसिकली। तो लीड ब्रिक्स, दे यूज्ड लीड ब्रिक्स। लीड आपको पता है, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ लीड, क्योंकि आपको पीरियोडिक टेबल पता है। तो दे यूज्ड लीड ब्रिक्स। ओके, so this lead bricks were used as collimator. ओके, कॉलीमेटर मतलब हाईली एनर्जेटिक बीम बनाने के लिए यूज किया गया उनका। फिर यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स, they will be in the form of highly focused beam and they will hit gold foil. अब गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया, कोई और क्यों नहीं? बिकॉज गोल्ड इज एक्सपेंसिव? नो, ऑफ कोर्स नो। तो हमको मतलब उनको ऐसा कोई एलिमेंट चाहिए था जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो। अब एटॉमिक नंबर ज्यादा क्यों हो, उसके लिए आपको 11th का फिजिक्स पता होना चाहिए। दैट इज यू शुड नो रिकॉइल वेलोसिटी। मतलब क्या होता है उसी, अब ये एक न्यूक्लियस है जो अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल न्यूक्लियस हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल को इमिट करके स्टेबल होगा, राइट। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि हीलियम न्यूक्लियस कौन सा सोर्स इमिट कर सकता है। तो हीलियम न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल, मतलब अल्फा पार्टिकल वही एटम वही न्यूक्लियस इमिट कर सकता है जो अनस्टेबल होगा, रेडियो एक्टिव होगा। वो आप इसके आगे के सेक्शन में सीखोगे। तो जब एक न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को इमिट करेगा, तो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर आपको याद है आपने एग्जांपल भी लिया था गन और बुलेट का। अगर एक गन है उसमें एक बुलेट रेस्ट पे है, तो इनिशियल मोमेंटम 0 है क्योंकि दोनों रेस्ट पे है। फिर जब बुलेट फायर होगा तब गन को पीछे आना पड़ेगा टू कंजर्व मोमेंटम, राइट। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम होगा मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मतलब मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, मतलब ये। तो जब आप कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करके इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लिखते हो, जब इसको सॉल्व करते हो, तो वेलोसिटी ऑफ गन happens to be mb/v upon mg with a negative sign। नेगेटिव साइन का मतलब ये था कि जब बुलेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो कॉन्जर्वेशन मतलब मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गन को पीछे आना पड़ेगा। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट if the bullet is going in forward direction, gun is coming backwards, और इसको हम लोग बोलते हैं recoil velocity। recoil velocity, okay, important है। now same is true for the emission of alpha particle। जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा, अगर अल्फा पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इस न्यूक्लियस को बैकवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ेगा, रिकॉइल होना पड़ेगा। अगर मैं हाई जेड मतलब हाई एटॉमिक नंबर का एलिमेंट लेता हूं, तो ये जो रिकॉइल है ये कम होगा, इट विल बी लेस, राइट। गुड। तो ये भी चीजें हैं। अब नाउ यू विल से हम तो गोल्ड फॉइल की बात कर रहे थे, फिर हमने ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स की बात की थी। मैं दोनों को कनेक्ट कर रहा हूं। तो बेसिकली आपको ये कॉन्सेप्ट तो बताना है, तो मैंने इसके साथ में बता दिया। अब गोल्ड कॉइल क्यों लोगे, ये समझो आप। इट हैज समथिंग टू डू विद अगेन द मोशन, ओके। अब यहाँ पे एक सोर्स था अल्फा पार्टिकल का, यहाँ पे ये आपके पास गोल्ड फॉइल है। गोल्ड फॉइल में अगर हाई जेड मतलब आपको पता है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हाई मास नंबर, हाई एटॉमिक नंबर,
का अगर न्यूक्लियस है न्यूक्लियस, ओके, पॉजिटिवली चार्ज है, फिर ये अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास में आएगा, ओके, अगर न्यूक्लियस हेवी है, हेवी मतलब ज्यादा उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा। व्हाई? बिकॉज यू नो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर, राइट? तो रिपल्शन की वजह से ये जो टारगेट था आपके पास, टारगेट का जो एटम था वो भी डिस्प्लेस हो जाता है बेसिकली। इट आल्सो सफर्स डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्स। तो वो डिस्प्लेसमेंट कम से कम होना चाहिए, इसलिए गोल्ड फॉइल यूज किया गया, क्योंकि गोल्ड फॉइल मतलब हाई एटॉमिक नंबर, हेवी न्यूक्लियस है गोल्ड का, हेवी है तो उसका मोशन बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स बाय अल्फा पार्टिकल वो कम होगा। तो गोल्ड फॉइल यूज करने का यही एक रीजन था। वो मैंने आपको रिकॉइल बताया है इंटेंशनली, क्योंकि यू नीड टू नो एक टॉपिक। वहाँ रिकॉइल में भी न्यूक्लियस का मोशन था, यहाँ पे भी न्यूक्लियस, गोल्ड फॉइल में भी न्यूक्लियस ही डिस्प्लेस हो जाएगा अगर गोल्ड नहीं लोगे तो। लाइटर एलिमेंट्स ले लिए तो अल्फा पार्टिकल और लाइटर एलिमेंट में फोर्स की वजह से, रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो खुद टारगेट देखो मैं आपको बताता हूँ आइडिया क्या है। आइडिया ये है कि हम लोग ये जो अल्फा पार्टिकल ले रहे हैं, ओके, व्हाट इज आवर इंटेंशन, हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क ये था कि हम लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर समझना है। मतलब हमको ये समझना है कि एटम में क्या क्या है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कहाँ पे है, नेगेटिव चार्ज है तो वो कहाँ पे है। अब मैंने वो स्टडी करने के लिए मैंने हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कर दिए। अब टारगेट खुद ही लाइट वेट है, तो लाइट वेट है मतलब वो डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर वो डिस्प्लेस हो जाएगा तो फिर मेरा रीडिंग इनकरेक्ट होगा ना। हाउ डू आई नो कि यही स्ट्रक्चर है? हो सकता है लाइट वेट था, ओके, यहाँ अल्फा पार्टिकल आया, टारगेट भी लाइट वेट है, तो टारगेट खुद ही डिस्प्लेस हो गया। तो मतलब ऐसा हो गया कि न्यूक्लियस मिलना चाहिए था सेंटर पे, लेकिन ये रिपल्शन की वजह से डिस्प्लेस हो गया, न्यूक्लियस मुझे कहीं और ही मिल रहा है। हो सकता है हमको कैसा हाँ, हमारे रीडिंग ऐसे भी आ सकते थे फिर तो इन दैट केस ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है और न्यूक्लियस कहीं साइड में बैठा हुआ है। सो टू अवॉइड सच सिचुएशन यू टेक हेवी एलिमेंट्स, गुड, राइट? तो दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ यूजिंग गोल्ड फॉइल, दैट्स इट। नाउ देखो, अगर थॉमसन का ये प्लम पुडिंग मॉडल सही होता, अगर थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल अगर ये करेक्ट होता, तो हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल है ना, ये अल्फा पार्टिकल का बीम आ रहा है, दिस इज दैट बीम, दिस इज बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, दिस इज गोल्ड न्यूक्लियस, दिस इज अल्फा पार्टिकल। पीछे डिटेक्टर है, सो हियर दिस इज डिटेक्टर, ये अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट करेगा। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट। तो कैसे हम लोगों को एक्सपेरिमेंटली हम कोई सी चीज कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। अब अगर पॉजिटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू जेजे थॉमसन, पॉजिटिव चार्ज कहाँ था अकॉर्डिंग टू जेजे थॉमसन? पॉजिटिव चार्ज जो था वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्प्रेड हुआ है, और उसमें ये रेड डॉट्स इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली। ओके, सो दिस positive, this shaded region with red is positive charge, and this small red dots are electrons. अब अगर ऐसा है तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि अल्फा पार्टिकल आया, क्या ये अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा मतलब ऐसा जा सकता है क्या? कैन द अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली पेनिट्रेट? ऐसा कैसा पेनिट्रेट होगा वो? हाउ कैन अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली गो फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस? नहीं जा सकता। मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन ये था उस केस में कि अगर प्लम पुडिंग मॉडल सही है तो आपको डिटेक्टर पे जीरो एंगल पे या स्मॉल एंगल्स पे अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल कैसे जाएंगे? दे विल गो समथिंग लाइक दिस, ऐसा।
तो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 0 डिग्री पे या स्मॉल एंगल्स पे अल्फा पार्टिकल मिलने ही नहीं चाहिए हमको, क्योंकि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर से तो जा नहीं सकते। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कूलोम्बिक फोर्स के बारे में कि अगर पॉजिटिव चार्ज एक बहुत बड़े रीजन में स्प्रेड होकर रखा है, जैसे इस केस में है, अगर पॉजिटिव चार्ज एक बहुत बड़े रीजन में, बहुत बड़ा रीजन मतलब मैं एटॉमिक स्केल पे बोल रहा हूँ, ओके, अगर पॉजिटिव चार्ज ये स्प्रेड हुआ है तो उस केस में स्कैटरिंग जो है वो हाई एंगल पे मिल नहीं सकता। मतलब 180 डिग्री से या 90 डिग्री के ऊपर अगर आपको अल्फा पार्टिकल, अल्फा भी पॉजिटिव, ये न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, अगर आपको अल्फा पार्टिकल को 90 डिग्री के ऊपर स्कैटर करवाना है, उस केस में ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज था वो एक बहुत छोटे से रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, राइट। तो मैं वापस से लिंक बना रहा हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। दैट इज वाई रुदरफोर्ड थियरी, रुदरफोर्ड मॉडल या फिर गीगर मार्जन एक्सपेरिमेंट is the most important experiment as far as atomic physics is concerned. तो आइडिया ये है कि थॉमसन का मॉडल सही नहीं है, ये कैसे प्रूव करेंगे? तो let us take an atom. According to Thomson, J.J. Thomson, positive charge it is spread. ये एक बॉल की तरह, एक प्लम की तरह है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पुडिंग की तरह है। देन इफ आई एम टारगेटिंग, इफ आई एम बम्बार्डिंग, मैं इसके ऊपर बम्बार्ड कर रहा हूं अल्फा पार्टिकल्स, तो अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव है। ये जो आपने प्लम जैसा एक पॉजिटिव चार्ज लेके रखा, ये भी पॉजिटिव है। सबसे पहले तो ये है कि इसमें से, इसके अंदर से डायरेक्टली अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट हो नहीं सकता। तो अगर मैं इस टारगेट कॉइल के पीछे यहाँ पे डिटेक्टर लगाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, अगर मैं टारगेट कॉइल के पीछे में अगर डिटेक्टर लगाता हूँ, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि 0 डिग्री या फिर स्मॉल एंगल्स पे मुझे अल्फा पार्टिकल मिलना ही नहीं चाहिए। अल्फा पार्टिकल कहाँ मिलेगा फिर? अल्फा पार्टिकल मिलेगा एट सम एंगल्स, तो स्कैटरिंग होगा उसका एट सम एंगल्स। दूसरा ये है कि अगर आपका पॉजिटिव चार्ज एक बहुत छोटे रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ओनली इन दैट केस इट इज पॉसिबल टू हैव हाई एंगल स्कैटरिंग, मोर देन 90 डिग्री पे स्कैटरिंग तभी हो सकता है जब पॉजिटिव चार्ज एक छोटे रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अगर थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल करेक्ट होता तो 0 डिग्री पे लेस स्मॉल एंगल्स पे हमको अल्फा पार्टिकल मिलते नहीं, डिटेक्ट होते नहीं। दूसरा, हायर एंगल्स पे स्कैटरिंग मिलता ही नहीं। ये दोनों के दोनों चीजें उल्टी हमको मिली। मतलब अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स अनडेविएटेड, विदाउट एनी डेविएशन ही पास हो गए। ओके, देन देयर वेर फ्यू मतलब 0.14%, 0.14% अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो 90 डिग्री से ज्यादा पे स्कैटर हुए। So you have scattering of alpha particles also at angles greater than 90 degree। और हमारे पास कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी मिले जो 180 डिग्री से स्कैटर हो गए, मतलब दे वेंट बैक बाय टेकिंग अ यू टर्न, इसको बोलते हैं बैक स्कैटरिंग। तो एग्जैक्टली जो नहीं मिलना चाहिए था वही मिला।
इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस, वो प्लम के जैसे नहीं है, वो इट इज फोकस्ड, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी वेरी स्मॉल रीजन, जिसको कोर बोला गया बाद में, और कोर से बाद में न्यूक्लियस बोला गया उसको. सो positive charge is concentrated in a very very small central region of atom, right? फिर ऑब्वियसली क्वेश्चन ये आता है कि चलो अब ये तो मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए? ओके, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, क्योंकि पहला ही पॉइंट ये आया, फर्स्ट पॉइंट ये आया दैट positive charge is concentrated in a very tiny core at the center of atom. Okay, so there is a positively charged core at the center of atom, which was called as nucleus. Okay, दूसरा ये, जैसे मैंने बताया आपको कि देर आर फ्यू केसेस ऑफ हाई डिग्री स्कैटरिंग, हाई एंगल स्कैटरिंग. ये तब होता है जब एटम का मैक्सिमम मास पॉजिटिव चार्ज से आ रहा है, मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड एंटायर मास ऑफ द एटम. क्योंकि आपको पता है मैं एंटायर मास क्यों बोल रहा हूँ, अभी हमको पता है, अभी हमको क्या पता है, अगर हमारे पास एक एटम है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें 10 प्रोटॉन भी होंगे और न्यूक्लियस में रफली रफली 10 न्यूट्रॉन भी होंगे, रफली रफली बोल रहा हूँ मैं. तो न्यूक्लियस में टोटल 20 मास ऑफ न्यूट्रॉन या मास ऑफ प्रोटॉन है, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, which is equal to 1.6 into 10 power minus 27 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9 into 10 power minus 31. तो इलेक्ट्रॉन्स वैसे भी बहुत लाइट है कंपेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मतलब मैक्सिमम जो मास है पूरे एटम का ये न्यूक्लियस में है. सो एंटायर पॉजिटिव चार्ज and almost all the mass is inside the nucleus. Okay, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आएगा कि चलो पॉजिटिव चार्ज मान लिया सेंटर में है, एटम का एंटायर मास, ऑलमोस्ट एंटायर मास सेंटर में है, नेगेटिव चार्ज कहाँ गया? ओके, तो ये बहुत ब्लंट स्टेटमेंट था, विदाउट थिंकिंग, ऑफ कोर्स नॉट विदाउट थिंकिंग, आई मीन विदाउट प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस. तो रुदरफोर्ड ने बोला अच्छा ठीक है, तो फिर अगर न्यूक्लियस सेंटर में है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व हो रहे हैं. सो negatively charged electrons are orbiting around the nucleus. Negatively charged electrons are orbiting around the nucleus. Okay, तो just like planets are revolving around the sun, तो ये एक स्टेटमेंट था. नेगेटिव चार्ज कहाँ गए? हाँ, तो नेगेटिव चार्ज आर अराउंड द न्यूक्लियस ऑर्बिटिंग जस्ट लाइक प्लैनेट्स आर ऑर्बिटिंग द सन. ओके, तो फिर जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स के पास होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. ठीक है, एंड वो मैं लिखने नहीं वाला हूँ. न्यूक्लियस का साइज जो है, न्यूक्लियस का रेडियस जो है वो अराउंड 10 पावर माइनस 15 मीटर है, वेयर एज एटम का रेडियस जो है
वो अराउंड 10⁻⁻10 मीटर है। मतलब ये कि न्यूक्लियस 10⁻⁻5 टाइम्स छोटा है कंपेयर टू एटम। छोटा होना ही चाहिए क्योंकि हमको पता है न्यूक्लियस इज एट द सेंटर, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। तो न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻⁻15 मीटर, इसको आप अभी 1 फर्मी या 1 फेम्टोमीटर भी बोलते हो, ओके। एंड radius of atom is around 1 angstrom 10⁻⁻10 meter. Well, nothing of this was wrong. ये सारा का सारा करेक्ट था, but Rutherford did not give a satisfactory explanation. क्यों? तो let's talk about क्या होगा अगर हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है, और परसों ही डे बिफोर यस्टरडे मैंने आपको बताया कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वो रेडिएशंस इमिट करता है। और अगर आपको सर्कुलर मोशन याद होगा, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ऑर्बिटिंग सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस। अगर आपको याद होगा सर्कुलर मोशन, तो इन सर्कुलर मोशन एनी पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट है। तो एज द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, द डायरेक्शन, मैं स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। अब वेलोसिटी बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर उसका मैग्नीट्यूड या उसका डायरेक्शन चेंज हुआ तो उस मतलब उस वेक्टर में चेंज होगा, मतलब वेलोसिटी में चेंज होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, मतलब सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। और यहाँ पे आपको पता भी है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, राइट? anyways so the thing is, because electrons are in circular motion, electrons are accelerated because circular motion is an accelerated motion. तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि accelerated charges, आपको ये भी बताना चाहिए, accelerated charges always emit radiation, which means इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में है और वो एक्सेलरेटेड मोशन है और वो इमिशन रेडिएट कर रहा है, सो इट इज गिविंग आउट एनर्जी, क्योंकि रेडिएशन मतलब फोटोन मतलब एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो फिर उसका एनर्जी कम होते जाना चाहिए, कम होते 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 इट विल गो इनसाइड न्यूक्लियस। तो वो लिंक ऐसा बनना चाहिए। रदरफोर्ड ने बोल तो दिया इलेक्ट्रॉन्स आर इन सर्कुलर ऑर्बिट, बट सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, और ये चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट होगा तो वो रेडिएशन इमिट करेगा। रेडिएशन इमिट करेगा कहाँ से करेगा? खुद का एनर्जी इमिट करेगा, खुद का एनर्जी इमिट करेगा। खुद का एनर्जी इमिट करेगा मतलब खुद का एनर्जी लूज कर रहा है, लूज कर रहा है तो वो धीरे धीरे स्पाइरल हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। मतलब आफ्टर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम देयर विल बी नो इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट विल बी इनसाइड न्यूक्लियस। बट हमको तो एटम स्टेबल मिलता है ना, तो कैसे मिलता है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड। दूसरा, अगर ऐसा है तो रेडिएशन तो कंटिन्यूअसली इमिट होगा, मतलब हमेशा हमको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए, फिर नहीं मिलता हमको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। हमको मिलता है एक लाइन फिर कुछ नहीं, फिर दूसरा लाइन फिर कुछ नहीं, फिर लाइन कुछ नहीं, फिर लाइन कुछ नहीं। आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीखा है, LVP लीमैन बाद में पार्शियल ब्रैकेट फॉर्म। तो अगर कंटिन्यूअस रेडिएशन थे तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहाँ गया? दूसरा, अगर सर्कुलर मोशन था इलेक्ट्रॉन का तो कंटिन्यूअसली वो एनर्जी इमिट करना चाहिए था, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चले जाएगा क्योंकि एनर्जी तो गया। एनर्जी गया तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, तो वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा। खा जाएगा मतलब इट विल जस्ट टेक इट, ओके। मैं ऐसे वर्ड से समझाने के लिए यूज करता हूँ राइट इन एग्जाम।
न्यूक्लियस विल ईट इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिखना नहीं एग्जाम में, वैसे आप लिख भी नहीं सकते हो, बट आई मीन यू हैव टू टेक जस्ट टू टेल यू। एनीवेज, तो ये एक पॉइंट था वेयर रुदरफोर्ड्स मॉडल फेल्ड पैथेटिकली। रुदरफोर्ड हैड एब्सोल्युटली नो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। तो फिर आया बोहर। अब बोहर मॉडल इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। बोहर ने अपना मॉडल प्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ 3 पोस्टुलेट, मतलब assumptions बेसिकली। Postulate number 1, if electron is revolving around the nucleus in circular orbit, तो जैसे मैंने बताया आपको कि सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी होता है, तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस फोर्स? ये फोर्स का सोर्स आया कहां से? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया किसने? तो पोस्टुलेट नंबर 1, according to Bohr's first postulate, the necessary centripetal force for circular motion of electron is provided by electrostatic force of attraction between nucleus and electron. एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है। पहले तो आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, फिर आप बोल रहे हो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने प्रोवाइड किया। तो why? Because electrostatic force depends on 2 things, charge 1, charge 2, मतलब कितना चार्ज न्यूक्लियस में है प्लस ई, कितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास है माइनस ई, वो तो कांस्टेंट रहने वाला है। गुड। अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस तो दोनों में हमेशा आर, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ही रहने वाला है। तो दैट इज व्हाई आप लिख सकते हो ऐसा, यू कैन से, आप बोल सकते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गया आपके पास mv² by r, where r is radius, v is velocity of electron, m is mass, is equal to 1/4 pi epsilon 0, चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चार्ज 2 प्रोटॉन का चार्ज, दोनों पे ई चार्ज। मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ इसलिए मैं माइनस ई प्लस ई नहीं लिख रहा हूँ, e² by डिस्टेंस स्क्वायर, है ना, q1 q2 by r² ऐसे लिखते हो आप, राइट। तो ये है आपका बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट। ओके, देन पोस्टुलेट नंबर 2, बोहर ने बोला कि रुदरफोर्ड इज एब्सोल्युटली राइट इन सेइंग कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में है, राइट, गुड। लेकिन ऐसे कुछ ऑर्बिट है जहां पे अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो स्टेबल होगा, वो रेडिएट नहीं करेगा। ओके, और ये जो ऑर्बिट्स है इसमें इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाएगा। मतलब मैं समझा देता हूँ। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि रुदरफोर्ड ने बता तो दिया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में है, लेकिन एज आई टोल्ड यू सर्कुलर मोशन है, जैसे मैंने बताया, एक्सेलरेटेड मोशन। और जिसका मतलब क्या था कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है, मतलब क्या था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रेडिएशन इमिट करेगा, फिर एनर्जी लूज करेगा, मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन स्पाइरल होगा। तो बोहर ने बोला नहीं, इट इज ओके, लेकिन इतना है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एनीवेयर इलेक्ट्रॉन वांट्स। तो इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स्ड ऑर्बिट्स है, और जब जब इलेक्ट्रॉन इस फिक्स्ड ऑर्बिट्स में होगा तब तब इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेगा। तो ये जो अलाउड ऑर्बिट्स है, जब जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा और रेडिएशन इमिट नहीं करेगा, इन दोज ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम मतलब L इज इक्वल टू h/2 पाई, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका इंटीग्रल मल्टीपल, तो n इज इक्वल टू 1 2 3, मतलब nh/2 पाई, h/2 पाई
2h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई, 4h अपॉन 2 पाई। जब जब इलेक्ट्रॉन का उस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, तब तब इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेगा, मतलब वो ऑर्बिट स्टेबल ऑर्बिट है। हमको पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लिनियर मोमेंटम इनटू रेडियस nh अपॉन 2 पाई। हमको पता है मोमेंटम क्या होता है, लिनियर मोमेंटम क्या होता है, mv, तो mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो दिस इज बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट। ओके, तो दिस इज all you should know about second postulate. So electrons, yes, they are in circular orbit, but not any orbit, specific orbit. तो उस स्पेसिफिक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर हुआ तो वो रेडिएट नहीं करता। अब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और वो रेडिएशन इमिट नहीं करता, फिर हमको रेडिएशन तो मिलता ही है ना, हमको तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिलता ही है, तो फिर वो कब मिलेगा? तो फिर बोहर ने तीसरा पोस्टुलेट दिया। बोहर ने बोला कि अगर हमारे पास एक एटम है, उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो इलेक्ट्रॉन पहले पीथ हायर ऑर्बिट में था, फिर वो पीथ हायर ऑर्बिट से nth लोअर ऑर्बिट पे गया, ये nth ऑर्बिट है, क्योंकि p ऊपर के लेवल में एनर्जी ज्यादा था, नीचे के लेवल में एनर्जी कम लगता है, तो जो एक्सेस एनर्जी है दैट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो इलेक्ट्रॉन या एटम तब रेडिएट करेगा जब जब देयर विल बी ट्रांजिशन फ्रॉम, अभी बुक के ऊपर है, ओके, इट्स एब्सोल्युटली डिपेंडेंट बुक। सम बुक्स विल से nth हायर ऑर्बिट, pth लोअर ऑर्बिट, ठीक है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक ऐसा यूज करते हैं, pth हायर ऑर्बिट, nth लोअर ऑर्बिट, तो ठीक है। सम बुक से nth हायर ऑर्बिट एंड pth लोअर ऑर्बिट, तो भी ठीक है, सिर्फ जब जब ट्रांजिशन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में होगा। तो मैं अभी मान लेता हूँ हायर ऑर्बिट nth है, जैसे कि n इक्वल टू 2 है, लोअर ऑर्बिट p है, जैसे कि p इक्वल टू 1 है। तो जब जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा, तो हायर ऑर्बिट में एनर्जी था En, लोअर ऑर्बिट में एनर्जी है Ep, तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है इट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सो En minus Ep is equal to h nu, right? So radiation will be emitted whenever there is transition from higher orbit to lower orbit. Good, so we are good. अब पोस्टुलेट 1, पोस्टुलेट देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। पोस्टुलेट 1 ने सिर्फ बताया व्हाट इज द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि आपको आगे जाके इक्वेशंस याद नहीं रखने पड़ेंगे। पोस्टुलेट 2 ने बताया कि वो ऑर्बिट्स अलाउड है जहां पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई है। पोस्टुलेट 3 ने ये बताया कि जब जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे ट्रांजिशन होगा तब एनर्जी इमिट होगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। अब हमको देखना है ये जो भी ऑर्बिट्स थे, इन ऑर्बिट्स का रेडियस का फॉर्मूला क्या है, तो रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। तो ये जो बोहर ने पोस्टुलेट तो दे दिया बोहर ने, इसके ऑर्बिट का इक्वेशन क्या आएगा, तो फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट mv square by r equal to 1 by 4 pi epsilon 0 e square by r square, मतलब मुझे मिल गया v square इक्वल टू ये एक r कैंसल, तो मुझे मिल गया 1 अपॉन 4 pi epsilon 0 e square by mr, इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट पोस्टुलेट है। सिमिलरली फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट क्या था, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, मतलब v इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई nh बाय mr, इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो v की वैल्यू है वो मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो सब्स्टिट्यूटिंग
इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो व्हाट यू विल गेट इज, ये अच्छे से देख लो, 1/2 पाई NH/mr है, तो 1/4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर r स्क्वायर। ओके, और यह जो राइट हैंड साइड है, मतलब मैंने आई हैव जस्ट सब्स्टिट्यूटेड दिस v ओवर हियर। ओके, और जो राइट हैंड साइड है इसका, आई विल जस्ट पुट इट हियर, तो इसको इक्वेट कर देंगे। 4 4 कैंसिल, एक पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, एम भी कैंसिल। हमको चाहिए था आर, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा आर इक्वल टू एच स्क्वायर इप्सिलॉन जीरो पाई एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। ये आ गया आपका रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट का फॉर्मूला। लेकिन बोर ऑर्बिट तो कोई सिंगल ऑर्बिट था नहीं, देयर वर मेनी ऑर्बिट्स, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, सो ऑन सो फोर्थ। तो इसलिए आप देख रहे हो यहाँ पे n भी है, और आपको ऑलरेडी पता है n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 डिपेंडिंग ऑन द ऑर्बिट। तो यहाँ मैं लिखूंगा आर एन, तो ये आर एन है। ओके, आर एन है। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट, तो पहला पॉसिबल ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट, अगर आपको पहला ऑर्बिट निकालना है तो आपको ये इक्वेशन 3 में n की वैल्यू 1 डालनी पड़ेगी। तो n इक्वल टू 1, तो r1 इक्वल टू h स्क्वायर इप्सिलॉन 0 अपॉन पाई m ई स्क्वायर। अभी h 6.62 इंटू 10⁻34 उसका स्क्वायर, इप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10⁻12, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻31 है, चार्ज इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 है। मतलब यहाँ पे h इप्सिलॉन m e पाई सब कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू आती है आपकी 0.5374 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब इन जनरल मैं बोल सकता हूं, इन जनरल, बिकॉज यू सी R1 क्या था, R1 था h स्क्वायर इप्सिलॉन 0 अपॉन पाई m ई स्क्वायर। मतलब ये, मतलब इन जनरल मैं बोल सकता हूँ Rn इज R1 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि ये है R1, मतलब ये है R1। तो Rn nth ऑर्बिट का रेडियस इज फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस इनटू n स्क्वायर, राइट। तो ऐसा आता है वो, इसका मतलब रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ओके, राइट। अब अगला क्वेश्चन जो अराइज होता है कि चलो मान लिया बहुत सारे ऑर्बिट्स थे, मान लिया है, हमको पता है देयर आर मेनी मेनी ऑर्बिट्स, ओके, वी नो दिस। हमने अलग अलग ऑर्बिट का रेडियस भी निकाल लिया, और हमने अलग अलग ऑर्बिट का रेडियस का फॉर्मूला भी निकाल लिया, ये यहाँ पे लिखा है, राइट। तो वी हैव many possible orbits and we have a formula for possible orbits। अब इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में अगर हुआ, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, तो क्या वेलोसिटी सेम होगा हर एक ऑर्बिट में? नो। और क्यों नहीं? देखो, अब फर्स्ट ऑर्बिट, I will take this diagram on the next page so that you understand in a better way. So if you look, फर्स्ट ऑर्बिट जो है वो न्यूक्लियस के बहुत पास में है, फिर सेकेंड ऑर्बिट और दूर है, थर्ड ऑर्बिट और दूर है, फोर्थ ऑर्बिट और दूर है। जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो वो न्यूक्लियस के बहुत पास में होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, न्यूक्लियस पॉजिटिव। मतलब
दोनों में फोर्स बहुत ज्यादा होगा। फोर्स ज्यादा होने का मतलब ये भी होता है कि वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में कम होगा, तीसरे ऑर्बिट में और कम होगा, चौथे ऑर्बिट में और कम होगा। मतलब v should be inversely proportional to n. Higher the orbit number, lower will be the velocity. तो इसका फॉर्मूला जो बनता है, now I am not going to derive this for you क्योंकि सिंपल एक दो स्टेप करनी है और आ जाएगा। तो v turns out to be e square upon 2 epsilon 0 h into n. ये आ गया आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला। This is formula for velocity of electron in nth orbit. So what you see from here is v is inversely proportional to n. Okay, so this is what you notice. तो आप यहां से देख रहे हो v n velocity of electron in nth orbit is e square upon 2. Of course ये 2 है, so let me correct this. This is 2 epsilon 0 h n. तो v n is proportional to 1 by n, right? So you see how physics, atomic physics has progressed. एक ने कुछ बोला, दूसरे ने चैलेंज किया क्योंकि कुछ फेल्यूर्स थे, फिर दूसरे ने कुछ बोला, तीसरे ने चैलेंज किया क्योंकि कुछ फेल्यूर्स थे, तीसरे ने कुछ बोला, सब सही था, एक्सटेंड नहीं कर पाया, फिर चौथा मॉडल आया, फिर चौथा मॉडल ने मैथमेटिकली सब बता दिया कि नो दिस इज करेक्ट बिकॉज आई हैव एविडेंस एंड आई हैव मैथमेटिकल एविडेंस। गुड। उसने यहां तक बताया कि ऑर्बिट का रेडियस का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में होगा, उसका रेडियस क्या होगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा। ऑब्वियसली एनर्जी भी बताना पड़ेगा, तो देन यू हैव टू वर्क आउट फॉर एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट, राइट। तो एनर्जी क्या होगा, अब this will be the last topic for the day, but you need to of course pay attention to this because this is important. अब आपको याद रहता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर ev, ये सब किसको याद रहता है, बट मैंने बोला कि मुझे ev में नहीं चाहिए, मुझे कंप्लीट फॉर्मूला चाहिए, फिर नहीं याद आता, then you don't remember because that is the reality. You don't remember when I say I don't want in ev, I want complete formula for energy. तो एक हम लोग न्यूक्लियस ले लेते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड में फिलहाल एक ही ऑर्बिट बता रहा हूं बिकॉज आई डोंट केयर, ये nth ऑर्बिट है, दैट्स इट, दैट इज व्हाट आई केयर अबाउट। पहली चीज ये है कि तुमको क्या फाइंड करना है, एनर्जी। क्या इलेक्ट्रॉन मोशन में है, यस। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, यस। तो अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है, वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरा, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है वो उस पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में है, तो वहां पे पोटेंशियल भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो टोटल एनर्जी E विल बी एडिशन ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। फिर पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो ये लास्ट चैप्टर में मैंने बार बार बताया है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। potential energy is work done to bring charge from infinity to that point against some field that is given by charge into potential. तो यहां भी वही है, यहां पे कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन, किसके पोटेंशियल में, न्यूक्लियस के पोटेंशियल में। डिस्टेंस कितना है, r। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, 1/4 pi epsilon 0। source charge, what is source charge, nucleus, what is there in nucleus, 1 proton, क्योंकि मैं हाइड्रोजन की बात, टेम्पररी में हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं। हम लोग जनरल दूसरे आइटम्स के लिए बाद में इसको जनरलाइज करेंगे, फिलहाल मैं बेसिक हाइड्रोजन लेके सब इक्वेशन डिराइव कर रहा हूं।
अपॉन डिस्टेंस. व्हाट इज डिस्टेंस? r बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपका? 1/4πε0 e²/r. ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, विथ वन करेक्शन. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव. और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव और टोटल एनर्जी नेगेटिव तब आता है जब सिस्टम बाउंड हो, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स हो. तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अट्रैक्टिव होगा, अर्थ और मून में अट्रैक्टिव होगा. तो जब जब टोटल और पोटेंशियल, काइनेटिक तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता. कैसे होगा? हाफ mv². मास नेगेटिव होता है क्या? नहीं. वेलोसिटी नेगेटिव भी हो तो उसका स्क्वायर है. तो जब जब पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी ये नेगेटिव आता है, मतलब सिस्टम इज अ बाउंड सिस्टम, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर देयर. काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? हाफ mv². वो कैसे निकालोगे? डू यू रिमेंबर बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट? mv²/r. centripetal force is given by electrostatic force 1/4πε0 e²/r. square of course, definitely. ओके, एक आर कैंसिल. मैं दोनों साइड्स को हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहाँ पे 1/8 आ जाएगा. हाफ mv², हाफ mv² इज 1/8πε0 e²/r². ये आ गया e²/r, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी. तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो आपको मिल जाएगी टोटल एनर्जी. सो टोटल एनर्जी E इज काइनेटिक, which was 1/8πε0 e²/r, plus potential which was minus 1/4πε0 e²/r. So 1/4πε0 e²/r common, half minus 1. So half minus 1 is minus half. So total energy is minus 1/8πε0 e²/r. ये आ गया आपका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला. एंड ऑफ कोर्स E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r. जैसे जैसे हायर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जाएगा, वैसे वैसे एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी कम होते जाएगा. गुड गुड. अगर आप इस इक्वेशन 4 में आर का इक्वेशन याद होगा आपको, आर का इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 3, अगर ये आप इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करते हो फ्रॉम 3 and 4, तो आपको मिल जाएगा E n इज इक्वल टू माइनस me⁴ अपॉन 8πε0² h² 1/n². अगर मैं me⁴h, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यूज डालता हूं और मैं अगर ईवी में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे मिलता है -13.6 n² EV. सो दीज आर द इक्वेशंस फॉर एनर्जी. ये जूल में, ये ईवी में, राइट. So this gives you energy of electron in nth Bohr orbit. Okay, तो ये ऐसे आप एनर्जी के इक्वेशंस निकाल सकते हो, राइट. तो दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू मस्ट नो. तो नेक्स्ट टॉपिक जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हैं हम लोग. हमने अभी तक जनरलाइज नहीं किया हीलियम एटम, ऑक्सीजन एटम, कार्बन एटम. नो, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट हाइड्रोजन एटम हियर. तो वो जनरलाइजेशन मैं कल आपको बताऊंगा कि इन फॉर्मूला में छोटा छोटा चेंज है. सिर्फ जेड 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 एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है. यही फॉर्मूलाज जो है वो बनते जाएंगे जनरल फॉर्मूलाज. तो वो मैं कल आपको इंट्रोड्यूस करके दूंगा. फिर हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक साथ देखेंगे. ओके, गुड. सो सफिशिएंट फॉर टुडे.